चलो देख, ये अपना पीएफ का आखिरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये? एनुअल एक्रेशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस। एनपीएस पता है क्या है? Scheme approved superannuation fund which relates to employers contribution and included in total income, ठीक है, on account of the same having exceeded 7,50,000, ठीक है। मतलब 7,50,000 पे जो इनकम अक्रू होगी हर साल, ठीक है, मतलब 7,50,000 के ऊपर, 7,50,000 तक तो एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर जो अमाउंट गया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का, उस पे जो इंटरेस्ट इनकम अक्रू होगी वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। बट उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो पूरा बना कर दिया हुआ है ये, ठीक है। ये टैक्सेबल इंटरेस्ट है, टीपी, टैक्सेबल परक्विजिट, ठीक है। पीसी का मतलब देखो क्या है? अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹7.5, मतलब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ओवर 7.5 लाख, और पिछले सालों का भी जो भी है एक्यूमुलेटेड 7.5 लाख के ऊपर, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या एनपीएस, ठीक है, या सुपर एनुएशन फंड, ठीक है। फिर PC1 एंड TP1। PC1 क्या है? अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, ठीक है, in recognized provident fund, NPS superannuation fund for previous year or years commencing on or after 1st April 2020 other than current, ठीक है, और aggregate amount of taxable perquisite for the previous year, ठीक है। इस TP1 इज कि जितना ऑलरेडी पिछले सालों पर टैक्स लग चुका है, मतलब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ मैं। क्या बोला? सबसे पहले अपन को लेना है पीसी। पीसी का मतलब क्या बताया? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख इन करंट ईयर, ठीक है। डिवाइड बाय 2 किया है इसको, ठीक है, इनटू आर किया। अभी आर क्या है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्लस ये करंट ईयर पर जो इनकम आई है वो निकाला है हमने, ठीक है। और प्लस किया हमने जो पिछले अक्यूमुलेटेड अमाउंट्स होंगे उस पर जो इनकम आई होगी वो निकालेंगे। तो प्लस क्या करेंगे अपन? PC1 में अपन ने क्या लिया? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 इन लास्ट प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। कब से? 1 अप्रैल 2020 से। 7.5 लाख के ऊपर 2020 से जितना जितना भी अमाउंट गया होगा, करंट ईयर कुछ हो गया, करंट ईयर का अलग ले लिया, ठीक है। माइनस इसमें से किया TP1 माइनस क्या किया हमने? जो कि इंटरेस्ट और डिविडेंड लास्ट ईयर में ऑलरेडी क्या हो चुका है? टैक्स लग चुका है, ठीक है। इनटू अगेन कर दिया किससे? आर से, ठीक है। अब आर क्या है? आर का फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है, आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। तो आई क्या है यहाँ पे? आई है इनकम फ्रॉम आरपीएफ या अप्रूव सुपर एनुएशन फंड या एनपीएस इन करंट ईयर, ठीक है। अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जितनी भी इनकम इस साल आई है,
ठीक है, और एफ एवरेज क्या है बेटा? एग्रीगेट अमाउंट है, देखो, अमाउंट ऑफ aggregate of amount of balance to the credit of recognized provident fund NPS या superannuation fund on first day of the current previous year, मतलब opening balance, ठीक है, plus aggregate of the amount of balance to the credit of recognized provident fund NPS approved superannuation on the last day of the current previous year divided by 2, मतलब पिछले साल का अपना ओपनिंग एग्रीगेट एनपीएस का या आरपीएफ का, आरपीएफ ले लेते हैं अपन, ठीक है, आरपीएफ का ओपनिंग बैलेंस प्लस पिछले साल का जो ओपनिंग बैलेंस था, उन दोनों को प्लस करके क्या करना है? एवरेज करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एवरेज। इनकम को एफ एवरेज से डिवाइड करेंगे तो एक तरीके से रेट आ जाएगा हमारे पास, इतने रेट से हमको क्या हो रही है? इनकम अक्रू हो रही है, ठीक है, और उस रेट से हमको क्या कर देना है? इनटू करके अमाउंट निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये है कॉम्प्लिकेटेड, है ना, क्योंकि लर्न करना पड़ेगा हमको। इसको लिख लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग डालो तुम लोग, हेडिंग डालो सेक्शन 17 to 7। इसमें हेडिंग में लिखो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, employers contribution towards RPF oblique NPS oblique ASF, है ना, और ब्रैकेट में लिखो एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2020। लिखो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ ASF NPF in excess of 7,50,000, in excess of 7,50,000 is treated as perquisite and it is taxable in the hands of employee, and it is taxable in hands of employee। ये तो एक बात हो गई। 7,50,000 के ऊपर का जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या होगा? परक्यूजिट की तरह ट्रीट होगा एंड इट विल बी टैक्सेबल। अब इस पर जो इनकम या डिविडेंड अक्रू हो रहा है, जिसको अपन बोल रहे हैं एनुअल एक्रीशन, उसका कैलकुलेशन का लिखना है अपन को। तो इसी के अंदर सेक्शन 17 to 7A इसमें लिखो एनुअल एक्रेशन, एनुअल एक्रेशन ऑफ डिविडेंड और interest on employers contribution over 7,50,000
ऑफ लगा लेना, ऑफ ओवर 7,50,000 is treated as perquisite in hands of employee. Perquisite in hands of employee. ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूला लिखो, टैक्सेबल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PC/2 into rate प्लस ब्रैकेट में PC1 प्लस है ये TP1 प्लस TP1 इंटू रेट। ठीक है, करंट ईयर के एक्सेस अमाउंट पे इनकम प्लस पिछले साल तक जितना अक्रू हो गया था प्लस जितना इंटरेस्ट अक्रू हो गया था। ठीक है, मतलब पिछले साल तक जितना भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन था प्लस उस पे जितना भी इंटरेस्ट अक्रू हो गया था उस पर इनकम। ठीक है, पिछला वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सिंपल था क्योंकि उसमें हम अलग अलग अकाउंट्स ही मेंटेन कर ले रहे थे, तो हमको कोई झंझट ही नहीं करना था। यहाँ पर अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे, तो यहाँ पे फॉर्मूला से लगाकर पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें पीसी क्या है नोट करेंगे। पीसी लिखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, एनपीएस और एएफएस, एएसएफ सॉरी, एनुअल सुपर एनुएशन फंड, ASF, in excess of rupees 7,50,000 in current year। पीसी में अपन को क्या लेना है, करंट ईयर का एक्सेस अमाउंट, और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, क्योंकि एवरेजिंग कर रहे हैं। PC1 लिखो क्या है, PC1 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, एनपीएस, एनपीएस या ASF in excess of second, हाँ, in last previous years, in last previous years, है ना। ये कब से देखना है, आफ्टर 1/4/2020 से, क्योंकि कमेंट्स ही 1/4/2020 से हुआ है सेक्शन। ऑन और आफ्टर 1/4/2020 लास्ट प्रीवियस ईयर लेने हैं, बट ऑन और आफ्टर 1/4/2020 लेने। TP1, TP1 is interest or dividend, interest or dividend under section, interest or dividend under section 17(2)(7)(a), under section 17(2)(7)(a, already taxable in last previous years, already taxable in last previous years, R is equals to
नेक्स्ट लिखो R इज इक्वल्स टू I ऑब्लिक F एवरेज। इसके बाद I लिखना, I क्या है? I है इनकम फ्रॉम RPF और ASF और NPS इन करेंट ईयर बेटा। ठीक है, और एस एवरेज कैसे निकालना है हमको? हमको लेना है एग्रीगेट बैलेंस ऑफ आरपीएफ या एएसएफ या एनपीएस ऑन 31st March 2024 प्लस एग्रीगेट बैलेंस ऑफ आरपीएफ एएसएफ एनपीएस ऑन 31st March 2023 मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज जो अमाउंट रहा है बैलेंस में उस पर इनकम कितनी हुई है वो कर देंगे ना, तो रेट टाइप का आ जाएगा आपके पास, किस रेट से अपने पास इनकम आ रही है। चलो एक क्वेश्चन है तुम लोगों के पास, शीट में भी डला हुआ है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है 10th नंबर का। करें? Mr. X is appointed as CFO of ABC Limited in Mumbai on 1/9/2021. His basic salary is 6 lakhs per month. ठीक है, and 8% DA. He contributed 10% of his basic pay and DA towards recognized provident fund, and company contributed the same amount. The accumulated balance on recognized provident fund as on 1/4/22, 31st March 23 and 31st March 24 है ना, इन डेट्स पर आरपीएफ का बैलेंस दिया हुआ है बेटा हमको। ठीक है, ये इतना इतना बैलेंस था। कंप्यूट द परक्यूजिट वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स है ना, अंडर सेक्शन 17(2)(7 एंड 17(2)(7)(a। प्रीवियस असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए भी कैलकुलेट करना है, एंड असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए भी कैलकुलेट करना है, दो प्रीवियस ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है। Prior to 1/9/2021, he was consultant whose professional fees were taxable under the head PGBP, मतलब सैलरी इनकम तो उसकी बाद में ही चालू हुई। ठीक है, क्लियर है?
चलो सबसे पहले फॉर प्रीवियस ईयर मिस्टर एक्स, illustration 10, (22, 23) assessment year 23, 24. सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन को कितना रहा है। बेसिक सैलरी कितनी है 6 लाख पर मंथ, तो 6 लाख इंटू 12 बेटा, प्लस डीए एट द रेट 8% ऑफ बेसिक सैलरी, 7 लाख 72 लाख का 5 लाख 70, तो टोटल कितना आ गया बेटा, ठीक है। तो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन निकालें अपन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 10% of 77,76,000. डन, इतना समझ में आ गया। अब बेटा 17 to 7 तो बहुत सिंपल बोलता है कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो है ओवर 7,50,000 रुपीज, उतना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्विजिट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 17 to 7 is 7,77,600 minus 7,50,000, कितना हो जाएगा, हाँ, ये आ गया अपना 17 to 7। अब टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 17 to 8, पहले लिखो फॉर्मूला पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। चलो एक एक चीज अपन डिफाइन करते हैं। पीसी क्या है, पीसी क्या था, करेंट ईयर में अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000 एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, वो कितना है 27,600, तो कर देंगे डिवाइड बाय 2 से, इनटू आर निकालना है, तो आर विल बी आई ऑब्लिक एफ एवरेज। ठीक है, अब आई क्या होगा और एफ एवरेज क्या होगा, पहले पढ़ लो आई क्या है, फिर देखते कैसे निकलेगा। करंट ईयर की जो इनकम आई है उस अकाउंट में कैसे निकाल सकते हैं, इस ईयर में इनकम कितनी आई है, सोचो, दी नहीं हुई है, अलग से निकालनी पड़ेगी, रेट भी नहीं दिया है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस
वो अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन का गया होगा ना। देखो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में आ जाएगा कि कितना अमाउंट इस बार आरपीएफ में गया। अब आरपीएफ में तीन चीजें जाती हैं, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। ठीक है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके जो अमाउंट आया आरपीएफ अकाउंट में वो आ जाएगा। उसमें से एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, तो आई निकाल ले। आई कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ना, नहीं तो नेगेटिव आएगा। क्लोजिंग बैलेंस कौन सी ईयर का कर रहे हैं अभी अपन, 22-23 का कर रहे हैं। तो 27,43,048 माइनस ओपनिंग 9,81,137। अभी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग से क्या क्या अलग कर देंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे। ये ऊपर निकाला था अपन ने कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 7,77,600, 7,77,600 ये आ जाएगा अपना इनकम, इंटरेस्ट इनकम। कितना इंटरेस्ट का पैसा आया बेटा अकाउंट में, ठीक है। एफ एवरेज कैसे आएगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। जिस साल का कर रहे हो उस साल का ओपनिंग क्लोजिंग लो। ठीक है, 9,81,137 प्लस 27,43,048 डिवाइड बाय 2। 93 कर दे तो आर हो जाएगा अपना 2,06,711 डिवाइड बाय 18,62,093। कितना आ जाएगा आर, पॉइंट्स में लिखना अप टू 3 या 4 डिजिट्स। ये आर आ गया अपना 0.1110 प्लस। अब बेटा PC1 PC2 क्या है, 22-23 के पहले का जितना भी पैसा आया होगा ओवर 7,50,000। ठीक है, तो बेटा उसने ज्वाइन ही कब किया था,
सितंबर 21 में। फर्स्ट अप्रैल 22 का बैलेंस दिया हुआ है। पहले साल में टीपीए 0 होगा। क्योंकि बेटा पहले साल में उसने सिर्फ 6 महीने ही काम किया, 6 महीने का 7,50,000 गया ही नहीं होगा, पूरे साल का 7,76,000 जा रहा है उसका। ठीक है, तो पहले साल क्या हुआ, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन बिलो 7,50,000, तो PC1 और TP1 दोनों क्या रहे होंगे, 0 इंटू आर करोगे क्या आएगा, 0। बताओ। कितना है, 1,531.8। अब प्रीवियस ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 17(2)(7 उसकी सैलरी चेंज नहीं हो रही है बेटा, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं हो रहा है, उतना ही आएगा। 7,77,600 माइनस 7,50,000, 27,600, राइट, ये तो सेम ही है। इसके बाद टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 17(2)(7) PC/2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। एक एक चीज फिर से फिल करेंगे बेटा। PC क्या है, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 इन करंट ईयर 27,600 डिवाइडेड बाय 2। अब आर पिछले साल का जो था वो जरूरी नहीं इस साल भी हो, आर फिर से निकालना पड़ेगा। तो नीचे अपन आर निकालते हैं, आर इज इक्वल टू आई अपॉन एफ एवरेज। आई निकालो फिर से, वैसे ही निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्लोजिंग बैलेंस अभी 23-24 का लेना। क्लोजिंग बैलेंस इज 46,48,555 माइनस ओपनिंग बैलेंस 27,43,048 minus employees contribution 7,77,600 minus employers contribution 7,77,600 इंटरेस्ट आ जाएगा बेटा।
3,50,000। ये आई आ गया अपना 3,50,307। एफ एवरेज निकालो। एफ एवरेज कैसे निकालोगे? ओपनिंग माइनस प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इज 27,43,048 plus 46,48,555 divided by 2. थर्टी सिक्स 95,80 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? टू बताओ आर कितना आया? 4 डिजिट्स तक तो मिनिमम लेना ही, 5 तक भी ले सकते हो। 0,47 आगे क्या है? 85 है, तो या तो 7,9 ले लो या तो 8 ले लो आखिरी में, ठीक है, राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ अगर अलग अलग तरीकों से करोगे सब, तो थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये अपना आर आ गया, अपन यहाँ आर ऊपर पुट कर देते हैं 0,09479 प्लस अपन को निकालना है PC1 और TP1। PC1 क्या है? PC1 क्या है? नहीं, इन द लास्ट प्रीवियस ईयर्स, तो हमारे पास सिर्फ एक लास्ट प्रीवियस ईयर है, उसके पहले तो था ही नहीं 7,50,000 के ऊपर। तो लास्ट प्रीवियस ईयर में 7,50,000 के ऊपर कितना गया था? 27,600। और पिछले साल का टैक्सेबल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना गया था? TP1 है पिछले साल का टैक्सेबल इंटरेस्ट का अमाउंट 15। हाँ, ये आ गया PC1 प्लस TP1 इंटू अगेन आर, तो 0,09479। अब इसको सॉल्व करो। डन। चलो कंप्लीट करो और फिर नया हेडिंग डालेंगे। प्रोविडेंट फंड का कहानी पूरी खत्म हो गई है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे 3-4 कॉन्सेप्ट्स और बचे हुए हैं, फिर सैलरी हेड खत्म हो जाएगा। हो सकता है आज ही कॉन्सेप्ट खत्म कर दे, फिर कल प्रैक्टिस करके सैलरी हेड खत्म कर देंगे, ठीक है।
चलो नई हेडिंग डालोगे, वॉलेंट्री कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम होती है जिसके अंदर कंपनसेशन दिया जाता है, उसको स्कीम को बोलते हैं वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जिसमें एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आप कुछ सालों बाद रिटायर होने ही वाले हो, तो आप जल्दी रिटायर हो जाओ और इतना लमसम कंसिडरेशन क्या कर लो, रख लो। ठीक है। अब वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन एम्प्लॉय के हाथ में क्या होगा, सैलरी। ठीक है, तो उसमें से कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, बस वो देखना है अपन को, राइट। जितना भी मिला उसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सी। चार चीजें देखेंगे, 1 2 3 और 4। पहली चीज देखेंगे, सैलरी पर मंथ into 3 months into number of years of completion of service। सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ, मतलब 3 महीने की सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फ्रैक्शन जो होंगे उनको इग्नोर करना है। ठीक है, जैसे हमने 30 years and a half काम किया, तो हाफ को क्या करना है, इग्नोर। ठीक है। सेकेंड अपन देखते हैं, सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ remaining months नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, कि अगर कंटिन्यू करेंगे तो एक्चुअल रिटायरमेंट तक और कितने मंथ्स बचे हुए हैं सर्विस के, उतने मंथ्स की टोटल मंथली सैलरी ले लो। ठीक है। थर्ड ले लो, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। और फोर्थ ले लो, मैक्सिमम 5 lakhs लेना है अपन को, तो अपन को चारों में से विचेवर इज लोअर लेना है, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। चारों में से विचेवर इज लेस। नाउ सैलरी पर मंथ में क्या लेंगे बेटा, अपन लेंगे बेसिक प्लस डीए इफ वाला प्लस टर्नओवर वाला कमीशन। Don't listen to the voice inside your देखो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, शीट में देख लो। दर्द वाला क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
कर पाओगे? निकाल के बताओ फटाफट। मतलब रेट्रोएक्टिव वाला है। फॉर्मिंग पार्ट है, मतलब इफ वाला नहीं है, ठीक है। पर मंथ सैलरी लिए कि पूरे साल के लिए? पर मंथ है ना, तो इंटू 3 करो बस। मैंने सोल्यूशन ही हटा दिया अपने स्क्रीन से, बताओ। रुक जाओ, देख रही हूँ, मत देखो। 5,50,000 नहीं, टैक्सेबल अमाउंट 5,50,000 नहीं आ रहा है। मिला कितना है वीआरएस? हाँ, और एग्जाम कितना हुआ है? नहीं, 5 लाख। मिला लो। फर्स्ट पॉइंट में कितना है? सैलरी इंटू 3 मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर्स। 22,50,000। 30 साल से इंटू किया ना बेटा। 22,50,000 सेकेंड वाला पॉइंट में आएगा, क्योंकि 72 मंथ्स बचे हुए हैं उसकी सर्विस के। कितना आएगा? 18 lakhs। नंबर, रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, सैलरी पर मंथ इंटू नंबर, रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स लेना है। 18 lakhs आएगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज 7 लाख एंड मैक्सिमम अमाउंट को कितना लेना है? 5 लाख। तो 5 लाख विल बी एग्जेम्प्ट। हुआ? आ गया? चलो।
ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ये बड़ा कर देती हूँ, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। नहीं, इसके बाद 3 डिडक्शन है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के बाद 3 डिडक्शन है और एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है सिर्फ, वो है रिलीफ वाला। डिडक्शन वाले कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटे छोटा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो पता ही है 50,000 है। एक तो read कर सकते हो, मैं निकाल दूं। कुछ पढ़ा क्या? बहुत सिंपल है ये भी, की कहानी लिखी हुई है इसमें। पर है क्या, कितना एग्जाम्स होगा? ये फर्स्ट ए और बी के whichever is लोअर एग्जाम्प्ट होगा ना। तो बी तो क्या है, 5 लाख है, और फर्स्ट क्या है, ये दैट इज में लिखा हुआ है ना। दैट इज में क्या लिखा हुआ है, 15 डेज एवरेज पे, मतलब 15 डेज की एवरेज सैलरी निकालनी है हमको, इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस लेना है। और अगर किसी भी साल में 6 महीने से ज्यादा किया है तो उसको पूरा साल का मानना है बस। whichever is लोअर क्या कर देंगे, एग्जाम लिख लेते हैं इसको। सैलरी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी टेक्निकल और टफ नहीं है, सिर्फ वो एक अपन ने जो अभी पढ़ा फॉर्मूला रटने वाला, सिर्फ वो उतना थोड़ा घुमाने वाला है बस। बाकी तो सीधे सीधे है, बस रट्टाफिकेशन करना पड़ता है इसमें। इसीलिए तो फाइनल्स में नहीं डाला ये टॉपिक, सैलरी नहीं है फाइनल्स में, यही है। कैपिटल गेन्स है, कैपिटल गेन्स में और एडवांस लेवल पर आ जाएगा। पीजीबीपी है, अदर सोर्सेस है। एचपी भी उतना नहीं है जितना अपन को इधर है। एचपी और सैलरीज ना मतलब इंटर लेवल पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल, हाँ, वो जुड़ जाएगा। तुम लोग का इंटर का सिलेबस डीटी का ज्यादा बेटर है, मतलब एज कम्पेयर टू फाइनल, क्योंकि फाइनल में बहुत सारा प्रोसीजरल चीजें अभी आ जाती है जो अभी नहीं है।
डीटी आईडीटी अलग हो जाएंगे अगले लेवल से। 100 मार्क्स के देना। चलो हेडिंग डाल दी थी क्या, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। उसमें लिखो एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 बी है ना, हाँ। ठीक है, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 15/26 करेंगे बेटा, 15 डेज की सैलरी लेनी है ना, 15/26 करेंगे इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 months। इनटू नंबर ऑफ years of completion of service। ठीक है, यहाँ पर एक स्टार लगाओ एवरेज सैलरी में, और नंबर ऑफ इयर्स में 2 स्टार लगाना। अभी नीचे अपन लिख लेंगे, पहले पॉइंट नंबर 2 डाल लो। पॉइंट नंबर 2 इज 5 lakhs। दोनों में से विच एवर इज लोअर लिख लो, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब एक स्टार बना के एवरेज सैलरी निकाल लेते हैं अपन। एवरेज सैलरी में अपन को क्या लेना है बेटा, बेसिक प्लस डीए, डीए इफ वाला, फॉर्मिंग वाला, प्लस टर्नओवर वाला कमीशन। और 2 स्टार्स बनाओ। दो स्टार्स में क्या लिखोगे कि इफ more than 6 months in any year, if more than 6 months in any year, it will be rounded off to 1 year। It will be rounded off to 1 year, है ना। ये पहले साल और आखिरी साल का ही देखना पड़ेगा, बाकी तो कंप्लीटेड ईयर्स ही होंगे। डन। देखो इसका क्वेश्चन भी होगा शायद, नहीं। तुम लोग की शीट में देखो एक गर्ग का, मिस्टर गर्ग वाला क्वेश्चन है। मैं देखती हूँ, मेरे पास सॉफ्ट में है तो। एक्स्ट्रा करो, उसको करो। हाँ, गर्ग रिसीव रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑफ 10 lakhs आफ्टर 30 years 4 months ऑफ सर्विस। 4 months है तो इग्नोर कर देंगे बेटा। एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट ही वॉज, रिट्रेंचमेंट समझ में आया ना, होता क्या है।
किसी को निकाला जा रहा है नौकरी से, ठीक है, और उसको कंपनसेशन पे हो रहा है. He was drawing basic salary of 20,000 per month, DA 5,000 per month, compute his taxable retrenchment compensation. चलो, मुझे बताओ क्या डीए लोगे? फॉर्मिंग पार्ट लिखा है? नहीं. टर्म लिखा है? नहीं. ठीक है, तो नहीं लेंगे. तो अपन कैसे निकालेंगे? कर लो. हाँ बेटा. हम्म. ठीक है, चलो. अब डिडक्शंस तीनों डिस्कस करते हैं, है ना. चलो, पहला डिडक्शन. 3 डिडक्शंस लिखवाए थे क्या मैंने वो चार्ट में? कौन कौन से? क्या सीक्वेंस था? उसी सीक्वेंस में पढ़ा देती हूँ, बताओ. हेडिंग डालो प्रोफेशनल टैक्स. ठीक है, पहले इसका मतलब लिखो. फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर. इट मींस टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट.
ठीक है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट लिखो, देखो वैसे तो एम्प्लॉय को देना होता है, एम्प्लॉय की सैलरी से एम्प्लॉयर काट लेता है और एम्प्लॉयर पे करता है, मतलब पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉय पे कर रहा है, ठीक है। बट अगर एम्प्लॉयर पे कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो पहले एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा, ठीक है, फिर उसको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो लिखो इफ इट इज पेड बाय employer, if it is paid by employer on behalf of employee, then first it is taxable in hands of employee, first it is taxable in hands of employee, and thereafter deduction allowed under section 16, ठीक है। सेक्शन 16 का क्या मिलेगा, डिडक्शन, डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 16। थर्ड पॉइंट लिखो, इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉय, if it is paid by employee, then only deduction is allowed, मतलब टैक्सेबल सैलरी में ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या माइनस कर देंगे, डिडक्शन माइनस कर देंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो, नॉर्मली प्रोफेशनल टैक्स इज ₹2500 पर ईयर, प्रोफेशनल टैक्स इज ₹2500, 2500 है ना, पर ईयर। If employee paid outstanding professional tax, if employee paid outstanding professional tax in previous year, then deduction is allowed for, deduction is allowed for that amount also, मतलब जो करंट ईयर का पे किया है, करंट ईयर का यूजुअली अमाउंट 2500 होता है बेटा, 2500 ही एक्चुअली लगता है प्रोफेशनल टैक्स पर ईयर, है ना। पिछले साल का भी इस साल पे किया है, तो जो पे किया है उसका पूरा डिडक्शन ले लेना, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स में इतनी ही बातें है बेटा। नेक्स्ट अपन को कौन सा है, एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लिखो इसके अंदर, it is fully taxable for, it is fully taxable for all employees, sorry, it is fully taxable for all employees, but deduction is allowed to, government employees। पहले आप सारे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है ना बेटा, तो अलाउंसेस ऐड करते थे, राइट, टैक्सेबल है सबके हाथ में, ऐड कर देना सैलरी में, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्शन माइनस कर देना एंड में, ठीक है। डिडक्शन कितना माइनस करोगे, फर्स्ट 20% ऑफ बेसिक सैलरी, सेकेंड actual amount received, and third
5,000 rupees, whichever is less. समझ में आया कितना डिडक्शन मिल जाएगा? बेसिक सैलरी का 20%, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 5,000 whichever is less. ठीक है, और आखिरी अपना डिडक्शन कौन सा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन. फर्स्ट सैलरी, इनकम और 50,000 रुपीज. अब 50,000 तक का क्या मिल जाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है. क्या हो गया रिया? डन. हाँ, चलो अभी ये वाला चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसमें दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और बचे हुए हैं. एक वो रिलीफ 89 वाला, उसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. ठीक है, क्योंकि वो ऐसे पढ़ने पे समझ में नहीं आता है, जब करो करके देखो तो समझ में आ जाता है. और एक वो ग्रेडिंग वाला, क्या होता है ग्रेड, क्या होता है ऐसे बता देती हूँ. आपका पे स्केल होता है. पे स्केल समझते हो क्या होता है? तो आप ज्वाइन करते हो ना, हाँ, कि हर साल आपकी कितने परसेंट, कितने रुपीज से बढ़ेगी. तो जैसे ना ऐसे टाइप का लिखा होता है. मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे मैंने 50,000 सैलरी पे ज्वाइन किया, फिर लिखा है 100, ठीक है, फिर लिखा है 200, फिर लिखा है 300, ऐसे. तो मतलब पहले साल 100 रुपए बढ़ेगी, फिर 200 रुपए बढ़ेगी, फिर ऐसे. मतलब इस टाइप से देखेंगे कैसे लिखा होता है. तो आपको उसके हिसाब से फिर करंट ईयर की सैलरी निकालनी पड़ती है पे स्केल ऐड करते करते. में लिखा होता है मैक्सिमम कितने तक बढ़ेगी. जैसे ऐसा लिखा है कि 50,000 से 1,000 रुपए बढ़ेगी टिल आपकी सैलरी हो जाए 56, है ना. फिर उसके बाद 2,000 से बढ़ेगी टिल आपकी सैलरी हो जाए 66. तो ये स्केल लिखा हुआ है ना. तो फर्स्ट ईयर जो आपने ज्वाइन किया तो 50 थी, सेकेंड ईयर 1,000 हुई होगी, 51, फिर 52, फिर 53, फिर 56, फिर 56 के बाद से 2,000 बढ़ी होगी. उस हिसाब से बस आपको करंट ईयर की क्या निकालनी पड़ती है? सैलरी. ठीक है, फालतू की मेहनत है वो, पर ठीक है. तो ये दो चीजें करनी है अपन को. कल क्वेश्चन के साथ करते हैं, कल सैलरी खत्म कर देंगे अपन. ठीक है, हाँ, नहीं कल से कर लो. आज से ही करना था, क्वेश्चंस रेडी नहीं कर पाई हूँ मैं उसके. AS11 स्टार्ट करेंगे. पहले AS11 करेंगे, फिर ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग में AS11 का एक कॉन्सेप्ट आएगा, फिर बीच में अपन को उसको छोड़कर AS11 में भागना पड़ेगा. पहले AS11 है फॉरेन एक्सचेंज. सिंपल है, पर कर लेते हैं उसको.